नमस्कार, चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। चर्चा एक ऐसे विषय पर जिस पर बात होनी बहुत ज़रूरी है। न जाने क्यों हिंदू मुस्लिम से उठकर, मंदिर मस्जिद से उठकर किसी और मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही। इस इशू पर चर्चा ज़रूर हो रही है, लेकिन क्या इसे समझा जा रहा है कि आखिर ये है क्या? मुद्दा है महिलाओं से जुड़ा हुआ। हम रेप की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन मैरिटल रेप को क्यों समझने की कोशिश नहीं करते? क्या समाज इसे समझने की इजाज़त नहीं देता, या फिर समाज इसे समझना नहीं चाहता कि आखिर ये मैरिटल रेप क्या है? ऐसा कुछ हो भी सकता है जब दुनिया के कई देशों में ऐसा होना अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है, तो भारत में अभी भी इस पर सोच विचार क्यों है? क्यों इसे एक अपराध की श्रेणी में नहीं डाला जा रहा है? किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, यानी कि शादी के बाद क्या किसी एक शख्स का दूसरे शख्स पर पूरी तरीके से अधिकार हो जाता है? क्या वो उसकी जायदाद हो जाती है? कई सवाल हैं, भले ही सुनने में कड़वे लग सकते हैं, लेकिन सवाल ज़रूर हैं। और उन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे पास डॉक्टर अंकिता हैं। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार गौतम जी। मैम थैंक यू, आप आई, आपने अपना वक्त दिया। और कई चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, कई सवाल हैं, लेकिन अंकिता मैम, सबसे पहले एक ही चीज़ जानना चाहूँगा कि लोग आज आपको सुन रहे हैं, तमाम चीज़ें जो भी आप यहाँ पर तथ्य देंगी, एक ऐसा इशू है जो बहुत संवेदनशील भी है और लोगों को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोग आपकी तमाम फैक्ट्स, बातों पर भरोसा करें तो कैसे करें? थैंक यू सो मच गौतम जी फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस शो। आई एम डॉक्टर अंकिता कांसल। मैंने साल 2009 में अपनी MBBS कंप्लीट की थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ PCS ऑफिसर विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। मैं इन सोशल इश्यूज़ पे, स्पेशली जो वुमेन रिलेटेड हैं, उनमें काफ़ी दिलचस्पी रखती हूँ। आई एम एन एविड रीडर एंड आई कीप ऑन रीडिंग एंड राइटिंग ऑन दीज इश्यूज़। सो ये इश्यूज़ मुझे बहुत इंटरेस्ट करते हैं, एंड आई हैव अ लीगल बैकग्राउंड इन द फैमिली। सो घर पे भी ऐसी डिस्कशंस होती रहती है। मेडिकल एंड लीगल दोनों बैकग्राउंड को लेकर हम लोग बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला सवाल यही दिमाग में आता है कि रेप और मैरिटल रेप में आखिर फ़र्क क्या है? ठीक है, शादी होने के बाद शारीरिक संबंध होना एक आम बात है, लेकिन उसमें रेप कहाँ से जुड़ गया? क्या लगता है, क्या है ये? थोड़ा सा समझाएंगे, रेप एंड मैरिटल रेप। देखिए, रेप के बारे में जो लॉ है, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 375 है जो रेप के साथ डील करता है। ये सेक्शन कहता है कि रेप तब कहा जाता है, एक लैटिन वर्ड है रेपियो, जिससे रेप बना है, दैट इज मीन्स टू सीज। हम किसी को सीज करते हैं बाय फोर्स, बाय फ्रॉड और बाय फियर, अगेंस्ट द विल ऑफ दैट पर्सन और अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, और विद द कंसेंट, अगर कंसेंट जो है वो 16 साल से कम एज की वो फीमेल है, उस केस में कंसेंट मैटर नहीं करता। लेकिन अब मैरिटल रेप का जो कंसेप्ट है, इसमें दो शब्द आते हैं, मैरिटल और रेप। तो हमें ये दोनों चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि मैरिज के अंदर रेप अगर हस्बैंड वाइफ के साथ सेम फैक्टर्स, फोर्स, फियर, फ्रॉड के साथ कर रहा है, सो वो रेप की एम्बेट में आता है। लेकिन मैरिटल रेप जो है वो रेप के सेक्शन में एक्सेप्शन 2 में आता है, जिसमें हम रेप को अगर क्रिमिनलाइज करते हैं तो इंडिया में एज ऑफ नाउ जो पोजीशन है, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। और इसी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, देयर आर अराउंड 50 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जिन्होंने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया है, बट इंडिया में एज ऑफ नाउ दिस लॉ इज़ नॉट क्रिमिनलाइज्ड। मैरिटल रेप जो है वो एक्सेप्शन के तहत आने की वजह से इसके जो केसेस हैं वो अनरिपोर्टेड जाते हैं। कानून है लेकिन एक्सेप्शंस के साथ, कानून है लेकिन एक्सेप्शंस के साथ है, बिल्कुल। और अनरिपोर्टेड केसेस होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम जो है, इट इज़ लाइक अ टर्माइट, इट इज़ नॉट विजिबल, लेकिन वो अंदर ही अंदर जैसे टर्माइट वुड को खाता है, in a similar manner it is affecting the institution of marriage in a way। कहीं ना कहीं सोसाइटी एक रोल प्ले करती है। डेफिनेटली, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, इट इज़ कंसिडर्ड अ वेरी सेक्रेड इंस्टीट्यूशन, और हमारी जो सोसाइटी है उसमें मैरिज को एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, जिसमें कमिटमेंट है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। सेपरेशन, डाइवोर्स, इन चीज़ों को टैबू माना जाता है, स्टिग्मा माना जाता है। मोस्टली ये कहा जाता है कि आप कोशिश करो एडजस्ट करने की, आप कोशिश करो कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बरकरार रहे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। अगर आप एल्डर से बात करोगे, फैमिली में किसी से बात करोगे, तो उनका एक कॉमन रिएक्शन ये होगा, ये सब तो हमारे टाइम भी होता था।
बट ये सब तो नॉर्मल होता है, आपको ये फेस करना पड़ता है, रिलेशनशिप को मजबूत रखने के लिए करना पड़ता है. एंड द मोर द ओनस इज ऑन द फीमेल रादर देन द हस्बैंड, द मोर ओनस इज ऑन द वाइफ. बिकॉज इसका जो अगर हम रूट कॉज देखें तो दैट इज़ इन आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स. जो हमारे शास्त्र थे, जो मनुस्मृति थी, वो सब ये कहते थे कि पतिव्रता जो धर्म था, दैट वाज कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इन द एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स. तो जो पतिव्रत धर्म होता है उसमें द रोल ऑफ द वाइफ वॉज मोर एज अ सर्विस रोल टू द हस्बैंड. द हस्बैंड वॉज द ब्रेड विनर, द वाइफ वॉज सपोज टू लुक आफ्टर द हाउस होल्ड, the elders, the kids, everybody in the family. So it was more of a service role. Gender roles were divided. तो उस टाइम पे इतनी ये issues crop up नहीं होते थे. अब society is changing, western values are coming up, we are incorporating some of the traditional values, some of the western values. There is a mix of both the values. As a result, the role of the wife is now progressing towards more of a peer in a relationship rather than a subordinate or a lesser being. In addition to that, अगर हम इसको एक different perspective से देखें तो wife को is called as अर्धांगिनी. अर्धांगिनी means half part of the husband. तो कोई भी ritual, कोई भी custom जो है वो wife के बिना complete नहीं होता, जिसमें भी husband होता है. So that जो कंसेप्ट है अर्धांगिनी का, उसको लेटर एंड स्पिरिट में नहीं फॉलो किया जाता. और अब क्योंकि हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, सो ये कंसेप्ट सारे अर्धांगिनी उसी कंसेप्ट से इम्बाइब होकर वहीं से ओरिजिनेट होते हैं. ये कंसेप्ट्स जहां हम इक्वालिटी की बात करते हैं, बदल गई है. आज हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि हम बराबरी का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई वो अस्तित्व में होता हुआ नजर आता है? क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ अगर आप हो गए तो क्या किसी एक को अधिकार मिल जाता है कि वो दूसरे पर हक जमाए या उसकी इजाज़त के बिना उसे हाथ लगाए या कुछ भी उसकी मर्जी के खिलाफ करे? क्या वो अधिकार भी शादी के बाद उसे मिल जाते हैं? बिल्कुल नहीं. बिकॉज शादी जो है इंडियन कंटेक्स्ट में ठीक है, एक माना जाता है कि इट इज़ एन इम्प्लाइड कंसेंट. द बेसिक पर्पज ऑफ मैरिज इज़ प्रोक्रिएशन. कॉन्जुमेशन ऑफ मैरिज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोक्रिएशन. लेकिन प्रोक्रिएशन का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू, जो इंडिविजुअल की चॉइस है उसको आप फोर्स करो. आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी सबकी प्रोटेक्ट करता है. सो अ फोर्सफुल रिलेशनशिप विद इन मैरिज ऑल्सो कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ वायलेशन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी. सबसे बड़ी चीज़ है कि महिलाएं अपनी बात को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर बाहर नहीं आ पाती हैं, वो समाज के सामने नहीं आ पाती हैं, क्योंकि उन्हें एक डर सताता है कि क्या ये समाज हमारे साथ खड़ा होगा, हमारी आज की मुसीबत में हमारे साथ, हमारे पीछे वो हमारी रीढ़ की हड्डी बन के खड़ा होगा. क्योंकि एक साथ की, एक सपोर्ट की ज़रूरत हर किसी को होती है और समाज से वो एक उम्मीद लगाती हैं, क्योंकि पीछे खींचने वाली सबसे बड़ी रस्सी ही समाज है जो उसे इन तमाम चीज़ों को करने से मना करता है, अपनी आवाज़ बुलंद करने से जो है वो रोकता है, मना करता है. तमाम सवाल हैं आज उस मैरिटल रेप को लेकर. उन तमाम सवालों के लिए डॉक्टर अंकिता हमारे साथ हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जल्द वापस आएंगे. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है. मैरिटल रेप एक ऐसा मुद्दा जो कहीं ना कहीं समाज की वजह से भारत में तो दबकर रह ही जाता है. एक ऐसा मुद्दा जिसे उठकर सामने आने की जरूरत है. हम कहते हैं कि हर एक चीज के फायदे नुकसान दोनों होते हैं. एक्सेप्शन लॉ है, लेकिन एक्सेप्शंस के साथ शादी के बाद अगर जोर जबरदस्ती होती है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता. क्यों? सवालिया निशान खड़ा है. इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज डॉक्टर अंकिता हमारे साथ है, उनसे हम तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत कर रहे हैं. मैम, सवाल यहाँ पर ये आता है कि पिटीशन अदालत में दायर कर दी गई, कहा जा रहा है कि इसकी एक्सेप्शन जो है वो हटनी चाहिए, या एक बटी हुई राय सामने आ जाती है, बटा हुआ अदालत बटा हुआ सामने आ जाता है कि या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. इसकी मेन कोर वजह क्या लगती है कि आखिर क्यों, जब लॉ इलीगल कहा जाए कि क्राइम है ये दूसरी कंट्रीज में, लेकिन इंडिया में वो क्राइम पर अभी भी सोच विचार है. कौन सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है? क्या ये है कि अगर ये एक्सेप्शन हट जाती है तो इसका नाजायज फायदा उठाया जाएगा? क्या ये डर है, या क्या चीज़ें आपको नज़र में आती हैं? इसमें सोसाइटी से पहले फैमिली रोल प्ले करती है. हस्बैंड एंड वाइफ, अगर इस इशू पे वाइफ जो है वो कोर्ट जाएगी तो सबसे पहले आप एक ऐसा प्राइवेट, जिसको आप
एक बेडरूम इशू बोलते हो, वो इशू आप एक पब्लिक डोमेन में लेके जाओगे। सो पहले तो उस चीज़ के लिए ओपन अप होना इन इटसेल्फ क्रिएट सो मेनी ऑब्स्टिकल्स। आप एल्डर्स के पास जाओगे, नोबडी इज गोइंग टू अप्रूव दैट। सेकेंडली, इफ़ यू हैव स्टिल गैदर्ड द करेज कि आप ठीक है, यू हैव डिसाइडेड दैट यू हैव टू गो टू द कोर्ट, तो कोर्ट में इस चीज़ को प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों तरफ से, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द विक्टिम एज वेल एज पर्सपेक्टिव ऑफ द एक्यूज्ड। हस्बैंड और वाइफ दोनों के पर्सपेक्टिव से प्रूव करना मुश्किल है। उसका ये कारण है कि एक तो जो नॉर्मल रेप के केस में क्या होता है कि आपको फोर्स प्रूव करना है, सो देयर वुड बी सम काइंड ऑफ इंजरी मार्क्स, देयर वुड बी सम काइंड ऑफ अ फोरेंसिक उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, आप मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। लेकिन एक विद इन मैरिज अगर सेम पर्सपेक्टिव आप विद इन मैरिज लगाइए तो उसमें उसको प्रूव करना इन सब फैक्टर से मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज देयर वुड नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ फोर्स। क्योंकि रेप में दो चीज़ें डिनाई होनी चाहिए, वन इज़ कंसेंट, वन इज़ विल। इस चीज़ में अगर द वाइफ इज़ नॉट कंसेंटिंग बट जो विल है उसे प्रूव करना कि शी वॉज नॉट विलिंग, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि विल इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इम्प्लाइड। कंसेंट एक्सप्लिसिट होता है लेकिन विल जो है वो इम्प्लिसिट होती है। विल को आप कोर्ट में कैसे प्रूव करोगे, द पर्सन वॉज विलिंग और द पर्सन वॉज नॉट विलिंग। तो एक तो वहाँ पे जाके यूजुअली केसेस टूट सकते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि इंडिया में ट्रायल्स जो हैं वो देर तक चलते हैं। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, उनकी वजह से जो विक्टिम होता है उसके हॉस्टाइल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यू टेंड टू, अगर इफ़ देयर आर चिल्ड्रन इन द मैरिज, तो आपको ये बोला जाता है कि क्या फ़ायदा कोर्ट जाने का, आपको 6 महीने हो गए, ये चल रहा है कोर्ट में, व्हाट हैव यू गेन्ड आउट ऑफ इट, द किड्स आर सफरिंग, यू आर सफरिंग, आप एक फाइनेंशियल उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, आपका टाइम इन्वॉल्व है, आप रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, अगर आपको जॉब कर रहे हो आपकी जॉब अफेक्ट हो रही है, आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है। सो दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि द बेनिफिट्स आर less, the risks are more. So somewhere you tend to back out after some time. So अगर victim hostile हो जाता है तो वहाँ पे again एक prosecution के लिए बहुत बड़ी problem हो जाती है। Thirdly इसमें ये होता है कि अगर जो lady है, relationships क्या है कि emotion पे based है, आज आपका emotion अच्छा है, आज मतलब आप कॉर्डियल रिलेशनशिप है तो वो चीज़ ठीक है, कल को आपकी लड़ाई हुई है हस्बैंड के साथ, द सेम थिंग विल बिकम अ नेगेटिव कोनोटेशन। तो उस चीज़ को एक सब्जेक्टिव मैनर में कोर्ट में जाके प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। फायदा अबाउट पर्सपेक्टिव्स, फायदा और नुकसान हर चीज़ का होता है, हर चीज़ का होता है। अभी एक तबका समाज का ये भी कहता है कि अगर ये चीज़ हो जाती है तो महिलाएं इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगी, ब्लैकमेल हस्बैंड्स को किया जाएगा। अगर हम एक तबके की बात करें, क्या सिनेरियो नज़र आता है इसमें? ये ज़रूर इशू है, क्योंकि अगर हम दूसरे लॉज की बात करें, चाहे आप डाउरी के लॉ की बात की जाए, आप डोमेस्टिक वायलेंस की लॉ की बात की जाए, जो लॉ है वो इट इज़ मोर टुवर्ड्स विमेन, मोर इन फेवर ऑफ विमेन, स्लाइट टिल्ट इज़ देयर। लेकिन देयर आर केसेस जहाँ पे इसका मिसयूज़ किया जाता है। एज आई टोल्ड यू कि इसको प्रूव करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इट इज़ समथिंग विच इज़ बिटवीन 2 प्राइवेट पर्सनस इन अ स्पेस विच इज़ प्राइवेट। सो उसको प्रूव करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव जो क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंड दैट इज़ वाई जितना इसका यूज़ उतना ही मिसयूज़, बोथ थिंग्स कैन हैपन। और जो मिसयूज़ का डर है, एक तो ये डर है जिस वजह से एक्सेप्शन नहीं हटाई जा रही, एक ये मानना है इन जनरल कि अगर इस तरह का एक्सेप्शन हटा दी गई, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया गया, तो समवेयर दैट वुड destroy the institution of marriage in this country, which is considered a very sacred institution. क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटीज़ के कंपैरिजन में जहाँ इंडिविजुअल सोसाइटीज़ हैं, यू हैव द राइट टू मूव आउट वेन एवर यू वॉन्ट टू, यू कैन गेट अलॉन्ग विद योर लाइफ, यू कैन मूव ऑन। इंडिया में अभी भी मूव ऑन करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज यू हैव टू थिंक अबाउट सो मैनी फैक्टर्स। आज भी प्राउडली कई लोगों द्वारा बोला जाता है कि यहाँ पर भारत में डाइवोर्स जो हैं वो कम होते हैं, बाहर देख लो, फॉरेन देख लो, तो वो चीज़ भी, वो भी एक फैक्टर आता है कि घर टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा अगर मैंने अपनी आवाज़ उठाई। बिल्कुल, इसी वजह से इसको एक्सेप्शन रखा गया अभी तक, क्योंकि कहा जाता है कि मनमुटाव कहीं भी हो सकते हैं, या फैमिली हमेशा ये कहती है कि किस घर में झगड़े नहीं होते और तुम उसको लेकर बाहर जाओगे, तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। बिल्कुल। तो आपको पर्सनली क्या लगता है, क्या
ये एक्सेप्शन हटनी चाहिए आपके हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से देखो, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का लेटेस्ट सर्वे कहता है कि अराउंड 40% ऑफ द विमेन इन इंडिया इन द 18 to 49 एज ग्रुप ऐसी हैं जिन्होंने कभी ना कभी डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्सुअल वायलेंस जो है वो एक्सपीरियंस की है। अब उसमें एग्जैक्टली मैरिटल रेप एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक इतने पर्सनल लेवल पे एक चीज़ है कि जिसको आप नहीं बता सकते कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, किस टाइम पे हुआ। नोबडी इज गोइंग टू रिपोर्ट इट देयर एंड देन। जो रेप है, रेप में इट इज़ रिपोर्टेड देयर एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज इट इज़ डन बाय समबडी हु इज़ एन आउटसाइडर, हु इज़ नॉट द हस्बैंड। लेकिन इसके साथ जो स्टिग्मा ये है कि रेप में अगर एक लेडी है, उसको एक मेमोरी के साथ, एक फ्राइटनिंग मेमोरी के साथ जीना है, लेकिन मैरिटल रेप में शी हैज़ टू लिव विद द रेपिस्ट। एंड इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये एक्सेप्शन हटाना क्योंकि व्हेन यू गेट मैरिड आप एक एक्सपेक्टेशन लेकर आते हो अपने हस्बैंड से कि देयर इज़ अ रोल ऑफ प्रोटेक्टिवनेस, अ रोल ऑफ अ नर्चरर, और आप एक लाइफ को ऐसे एक्सपेक्ट करते हो कि जिसमें खुशियाँ होंगी, बहुत हैप्पीनेस होगा। एंड व्हेन दैट एक्सपेक्टेशन इज़ ब्रोकन यू टेंड टू मेक एफर्ट्स कि ठीक है, लेट मी सी, बट समवेयर यू हैव टू टेक अ स्टैंड। कहीं ना कहीं आपको खड़ा होना होगा, अपनी बात जो है वो कहनी होगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे और कई और सवाल हैं। महिलाओं की समाज में क्या स्थिति जो है वो बनती जा रही है, वर्क प्लेस में क्या स्थिति बनती जा रही है, उस पर भी चंद सवाल तो आने लाजमी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा द ट्रुथ में मैरिटल रेप को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, वैवाहिक बलात्कार को लेकर बात कर रहे हैं, और जब परेशानी होती है तो उसका समाधान ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। डॉक्टर अंकिता हमारे साथ हैं, उनसे तमाम सवाल हो रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो जवाब भी हमारे सामने आ रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर मुसीबत है तो उसका समाधान क्या है? आखिर किस तरीके से उसका समाधान हो सकता है? कि क्या कानून बनने से वो चीज़ें, वो समस्या का समाधान निकल जाएगा? डॉक्टर अंकिता मैम, यही जानना चाहूँगा कि क्या एक्सेप्शन हटा देने से क्या जो चीज़ हम चाह रहे हैं कि मैरिटल रेप ना हो, क्या वो हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि ये आज होने शुरू हुए हैं, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। वो बात अलग है कि अब इन पर बातचीत होना शुरू हुआ है, अभी इन पर पिटीशंस जो हैं वो दायर हो रही हैं। समाधान क्या नज़र आता है? देखिए, लॉ से एक्सेप्शन हटाना इज़ द सल्यूशन, लेकिन जो कॉज है हमें पहले कॉज पे वर्क करना पड़ेगा। कॉज है सेंसिटाइजेशन ऑफ द इंडियन मेल, क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी है वो पुराने टाइम से पेट्रियार्कल रही है। सो पेट्रियार्कल सोसाइटी होने की वजह से ही वी हैव इश्यूज़ अबाउट वेमेन, वी हैव इश्यूज़ अबाउट जहाँ पे लॉ जो है वो क्लियर नहीं है। लॉ में अभी भी एक्सेप्शंस कुछ कई जगह एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे कस्टम्स की प्रेवलेंस है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, सो वन साइज़ फिट्स ऑल पॉलिसी यहाँ पे लगाना मुश्किल है, बिकॉज देयर आर सो मैनी कम्युनिटीज़, सो मैनी कल्चर्स। एक चीज़ एक कम्युनिटी को सूट करती है, वो दूसरी को नहीं सूट करती। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ द सॉल्यूशन टू दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स के अपने पर्सनल लॉज हैं, किसी और कम्युनिटी के अपने कस्टम्स हैं। यू कैन नॉट डिफाई द कस्टम्स। इसीलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो इलीगल नहीं हैं, वो वॉइडेबल हैं। इलीगल और वॉइडेबल का डिफरेंस ये है कि लॉ उनको क्रिमिनलाइज नहीं करता, समथिंग लाइक मैरिटल रेप, लेकिन उसको एक एक्सेप्शन रख के कि कभी द टाइम्स वुड चेंज एंड द सोसाइटी वुड बिकम रिसेप्टिव टू दैट एक्सेप्शन, तब हम उस एक्सेप्शन को हटाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सोसाइटी हैज़ टू बी रिसेप्टिव। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या आज के टाइम्स में कितने % ऐसी पॉपुलेशन है जो मैरिटल रेप को समझती है, जो ये समझती है कि इसको एक्सेप्शन को हटाना ज़रूरी है। कोई भी चेंज हम लेकर आते हैं वो तभी इफ़ेक्टिव होता है अगर सोसाइटी उसको रिसेप्टिव हो। कानून बनाना एक चीज़ है, लेकिन उस कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आम जनता पर होनी है। सो अगर वो जनता को समझ नहीं आएगा कि ये कानून क्यों बनाया गया है, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, तो वो कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही नहीं हो पाएगी। सो पहले हमें काम करना है सोसाइटी पे, हमें सेंसिटाइजेशन करनी है। जैसे हम ये टॉक शो कर रहे हैं, वी नीड मोर सच टॉक शोज ऑन सच टॉपिक्स, ताकि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें, हम लोगों को सेंसिटाइज कर सकें, उनको एजुकेट कर सकें
और ज़्यादा हम अपने ऑडियंस में उस टारगेट ग्रुप को फोकस कर सकें जो इन टॉपिक्स के लिए टारगेट ग्रुप है इन टॉपिक्स का, स्पेशली वेमेन, मोर सो इन द रूरल एरियाज़ जहाँ पे वेमेन जो है वो फाइनेंशियली यूजुअली डिपेंडेंट होती हैं अपने हस्बैंड्स पे या फैमिलीज़ पे. दे डू नॉट हैव द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस and that is one factor that prevents them from speaking out apart from the social aspect. So we have to work on women empowerment in the true sense. Secondly, we have to sensitize the Indian men, bringing up the young children in a manner जहाँ उनको gender roles define ना हो. अगर एक बॉय और गर्ल की अपब्रिंगिंग में वो डिफरेंस ख़त्म कर दिया जाए, you should be brought up as equals. So you would definitely have men who do not have a feudal or patriarchal mindset. आपको नहीं लगता कि जो इक्वालिटी की हम बात करते हैं सिर्फ बातों में नज़र आता है, चाहे वो पेरेंट्स है, सोसाइटी है, कोई भी है, वो इक्वालिटी सिर्फ बोलने में है, लेकिन धरातल पर देखें या एक फैमिली के अंदर भी हम देखें, बेटा और बेटी में आज भी बहुत फ़र्क होता है. It is changing because the new generation is understanding कि ये जो differences हैं, these are the root cause of many of the social problems that we are facing. And जैसे मैंने पहले बात की, apart from the women empowerment, apart from the sensitization of the men, the receptiveness of the society, इसके अलावा एक लॉ पॉइंट पे हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाना पड़ेगा. Once a uniform civil code is implemented, it is already mentioned in the directive principles of state policy. लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो ये जो डाइवर्सिटी है, कस्टम्स हैं, डिस्क्रिशन है, जिस वजह से हमने इसको एक्सेप्शन रखा हुआ है, वी कैन डू अवे विद मोर इजीली. थोड़ा सा और अगर हम फीमेल्स की सिचुएशन को वाइडली देखें, लॉज हैं, कानून बहुत सारे उनके लिए बने हुए हैं, लेकिन सिचुएशन क्या बदलती हुई नज़र आ रही है? महिलाएं क्या कुछ साल पहले जहां पर खड़ी थी क्या आज भी वहीं नहीं खड़ी हैं? क्या उसमें कुछ परिवर्तन आया है, कुछ बदलाव दिखा है उनकी सिचुएशंस में, या फिर केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होने लगे हैं? इसका मतलब ये है कि हालात सुधर रहे हैं, या फिर ये देखें कि केसेस का समाधान कैसे हो रहा है, या उस चीज़ पर गौर किया जाए? देखिए, अगर आप आज के टाइम में मैरिटल रेप का, इफ़ यू टॉक टू अ फीमेल हु इज़ से अबाउट 50 years ऑफ एज और 60 years ऑफ एज, दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता. अब क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इट, केसेस आर बीइंग रिपोर्टेड, दिस डेफिनेटली शोज़ कि यहाँ पे चेंज आ रहा है, अवेयरनेस आ रही है इस टॉपिक के बारे में जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, होता था बट उससे कोई एक्सेप्ट नहीं करता था कि ये चीज़ है. नाउ दैट एक्सेप्टेंस इज कमिंग, which is the first sign that society is changing. Cases are being reported, पहले भी थे, अब भी हैं, reporting definitely बढ़ी है, but still there is one big chunk which is still not being reported. एक होप है and a room for more scope for more improvement. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाया, चीज़ों पर रोशनी डाली है. थैंक यू, आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट वक्त दिया. बहुत सारे सवाल हैं लेकिन वक्त जो है वो इजाज़त नहीं देता. आप आई, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. समाधान एक ही नज़र आता है अभी का, अगर मैं कहूँ तो एक होप ज़रूर नज़र आती है, एक रोशनी ज़रूर नज़र आती है कि जो समाज की कुरीतियाँ हैं, जो समाज की परेशानियाँ हैं, उनका समाधान हो सकता है. लेकिन एक ही चीज़ है जो इसके समाधान की ओर आपको बढ़ा सकती है, वो ये है आप खुद खड़े हों, आप खुद उस समस्या के लिए खड़े हों, अपनी आवाज़ उठाएं बिना ये सोचे समझे कि समाज आपको क्या बोलेगा. क्योंकि चाहे आप विकास की ओर जा रहे हों या फिर अपने परेशानियों के समाधान की ओर जा रहे हों, समाज कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचने का काम ज़रूर करता है. आप सोचिए, समझिए कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं और जो आप कर रहे हैं वो कितना सही है. और अगर आपको लगता है वो सही है तो आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अपराध आपके साथ हो रहा है, ना कि आपके पड़ोसी के साथ, जो आपको बाद में खींचेगा पीछे की ओर. क्योंकि अपराध गलत आपके साथ हो रहा है, और अगर आप चुप रहते हैं तो इसकी गारंटी ज़रूर है कि वो अपराध फिर आपके साथ होगा. चुप रहना बंद कीजिए, खड़े होइए, अपनी आवाज़ उठाइए, और धीरे धीरे ही सही, कदम दर कदम ही सही, लेकिन समाज बदलेगा ज़रूर. और जिस एक विकासशील और एक बदले हुए समाज की कल्पना हम आज करते हैं, जहां पर भेदभाव ना हो, इक्वालिटी की बात जो आज हो रही है वो इक्वालिटी धरातल पर नज़र आए, वो चीज़ें ज़रूर नज़र आएंगी. लेकिन ज़रूरत है कदम उठाने की. फिलहाल चर्चा द ट्रुथ में इतना ही. मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.